बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कैदी नंबर 804 वो काबू नहीं आ रहा और ना ही किसी दबाव में आ रहा है, ना किसी ब्लैकमेलिंग में आ रहा है। और जो कुछ उनके बारे में अब तक सोचा गया था वो सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। वो जेल में है और जेल में आराम से रह रहा है और वो कभी उसने अपनी बीमारी का बहाना नहीं किया, कभी उसने जेल से निकलने के लिए कोई ऐसा बहाना नहीं किया। वो डील करने के लिए तैयार नहीं है, वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, वो मामला तय करने के लिए तैयार नहीं है। गैर ऐसी शराइत पे जो शराइत असूलों के खिलाफ हों, ऐसी शराइत पे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं चल रही थी। और जो बातचीत चल रही है, जब भी उनको पैगाम पहुंचाया जाता है, वो जवाब में पहले वो कहते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन और उसके बाद फ्री एंड फेयर ट्रायल। तो ना ही उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिया गया और ना ही फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया गया। उनको जो सजाएं सुनाई गई वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत की जा रही है। उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में भी जो नताइज आए वो हमारे सामने हैं और जिस तरीके से जो कुछ किया जा रहा है वो सारी दुनिया उससे भी वाकिफ है। तो ये दोनों काम नहीं किए गए, लिहाजा अब ये दोनों काम नहीं हुए तो अब फिर उन पे प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। एक शर्त उनके सामने, ये अली अमीन गंडापुर साहब जब उनको बनाना था, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नामजद करना था, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि अगर आप अली अमीन गंडापुर को नामजद करें खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, तो आपको खवातीन की नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो सारी की सारी हम आपको दे देंगे। ये उनको ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारा आईनी और कानूनी हक है, इसलिए किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद फैसला करेगी कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन होगा। इसी तरीके से मियां असलम इकबाल साहब के बारे में कहा गया कि उनको भी आप इलेक्शन न लड़वाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको भी अनाउंस किया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उनको असम्बली ही नहीं पहुंचने दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के मंसूबे आना शुरू हो गए, पहले ही अदालती अहकामात के बावजूद। और लाहौर में और पूरी माल रोड पे पॉलिसी पॉलिसी के किसी भी तरीके से मियां असलम इकबाल साहब असम्बली ना पहुंच सके। तो जब दोनों इमरान खान साहब ने शराइत मुस्तरद कर दी और उन्होंने मियां असलम इकबाल साहब को ही रखा कैंडिडेट, लेकिन जब वो नहीं पहुंच पाए तो तब उन्होंने जाके मियां असलम इकबाल की अपनी रिक्वेस्ट पे उन्होंने उनको उम्मीदवार तब्दील किया और राना आफ्ताब साहब को मैदान में उतारा गया। इधर खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर उनको लाया गया और क्योंकि उससे पहले जो माउथ पीस हैं खास तौर पे जनाब वाडा साहब, उन्होंने आके इस बात पे इजहार ख्याल भी किया, टीवी टॉक शो में भी किया। और उन्होंने, क्योंकि वो इस वक्त गैर सरकारी तर्जुमान हैं, और अब फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ईद के बाद वजीर आला नहीं रहेंगे। अब उसकी बैकग्राउंड क्या है? उसकी बैकग्राउंड ये है जनाब कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कहा गया कि आप मुराद सईद को भी टिकट ना जारी करें सेनेट का, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी ना दें और सनम जावेद को ना दें, और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से आजम सवाती साहब को ना दें, मुराद सईद को ना दें। इनको आप टिकट्स जारी ना करें। और फैसल जावेद साहब के भी अपोज किया गया, यानी जिनके नाम 9 मई में आ जाते हैं। और वो आपको मालूम है कि 9 मई खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अब तो कहने में कोई आर नहीं है कि वो वाकईतन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसमें बहुत सारी जो अंदर राज छुपे हुए हैं। बहरहाल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये शराइत भी नहीं मानी और इस दौरान धमकियां खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को भी शुरू होगी जी, और उनको मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई कि इमरान खान साहब से वो नहीं मिल सकते। लेकिन उस पर भी इमरान खान साहब नहीं माने और उन्होंने अब सेनेट के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है और उस पर कंप्रोमाइज वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। पार्टी ने जो फैसला करना है, पार्टी के मामलात पार्टी चलाएगी, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। और उन्होंने वो अदालतों पे कर रहे हैं, इस वक्त अदालतों पे उनको भरोसा है कि आला अदलिया फॉर्म 45 का मामला भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और पिटीशन तैयार हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा जो फॉर्म 45 जो हैं चोरी किए गए और फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 जारी किए गए और वो फेक ये कार्ड जारी किए गए। उसके बाद दूसरी पिटीशन जाएगी जो बेसिकली होगी जो मखसूस नशिस्तों वाली, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और इन दोनों पिटीशंस को
यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब खुद सुने, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब ये जब दोनों पेटिशंस जाएंगी तो ज़ाहिर है वहाँ पे मामला खुलेगा, क्योंकि बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। और पेशावर हाई कोर्ट ने इसलिए फैसला नहीं दिया कि पेशावर हाई कोर्ट अगर फैसला दे देती तो यकीनन काजी साहब नाराज़ होते और उन्होंने उसको उस फैसले का वही हाल करना था जो बल्ले के निशान वाला किया, क्योंकि इससे आपको पता है कोई थोड़ा सा मामला होता है कि क्यों जी आप लोगों ने क्यों कर दिया। बहरहाल ये एक हुआ जी। अब आते हैं आगे, ज़रा बढ़ते हैं एक और खबर जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। तो इमरान खान साहब नहीं मान रहे और वो कहते हैं कि जनाब आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, और अगर हमें हमारा हक मिल जाएगा और हमें अगर आईनी और कानूनी तरीके से हम ले सके तो बिल्कुल लेंगे, वरना ये नहीं हो सकता कि हम आपके कहने पे और इनके साथ हम बैठें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठें, मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठें, यानी जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हम उनके साथ बातचीत करें। लिहाजा ये बातें बड़ी क्लियर हो गई हैं और इमरान खान साहब अभी किसी शर्त पर बात करने के लिए तैयार। दूसरा एक और बात है और वो ये है कि आजकल ये बहुत बातें की जा रही हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को उलझाया जा रहा है और वो कहा यह जा रहा है कि जितना भी मलबा है सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया जाए और कहा जाए कि वो शेर अफजल मरवत ने गलत फैसला कर दिया, वो बैरिस्टर गौहर ने कर दिया, उमर अयूब ने गलत फैसला कर दिया, और कि जिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद क्यों किया, अपनी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की, फिर शेरानी साहब के साथ क्यों नहीं गए, फिर जमात इस्लामी के साथ क्यों नहीं गए, और ये सारी बातें। तो आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं इलेक्शन से 2-3 महीने पहले, तो 3 महीने पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम नहीं जीतने देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा देंगे। ये बातें तज्जियाकार भी कर रहे थे, क्योंकि तज्जियाकारों को फीड की जा रही थी कि जनाब इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है, पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये फैसले पहले हो चुके थे, इसलिए कुछ भी करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही सलूक करना था जो कि इस वक्त हुआ है, और यही उन्होंने पहले से तयशुदा मामला थे। उसकी वजह यह है कि जब नजरियाती पीटीआई नजरियाती को ने टिकट जारी किए और उन्होंने कहा कि आप अपने टिकट्स पीटीआई नजरियाती के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जाके सबमिट करवाएं, तो पीटीआई नजरियाती के सरबराह को भी उठा लिया गया था और उसकी भी वो दुर्गत बनाई गई थी और उन बेचारों को लाया गया और वो सहारे पे चल के आए थे और वो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दिया और वो उनके साथ वो सलूक किया गया था। उसके बाद फिर जब ये मामला आया कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ पहले जमात इस्लामी ने ये कहा कि जी हमारे साथ तो पूरे मुल्क की बात हुई थी, उनके साथ भी मामला खराब हो गए। लेकिन दर पर्दा बहुत सारी ऐसी खबरें मौजूद हैं जो आहिस्ता आने वाले दिनों में बाहर आ जाएंगी। फिर जब मामला किया गया मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, तो फिर मैं आपको पहली दफ़ा ये खबर दे रहा हूँ कि उस पे फिर ये कहा गया कि वो बिरदर मुल्क जो है वो नाराज़ हो जाएंगे और बिरदर मुल्कों ने के नुमाइंदे ने भी ये मैसेज कन्वे किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये काम आप ना करें। और जब बिरादर मुल्क आ गए तो बिरादर मुल्कों के इंटरवीन पे इमरान खान साहब ने फिर एतबार किया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतबार किया और एतमाद किया और उन्होंने वो फैसला भी बदल लिया और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दिया गया। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से पहले ही यानी कि जो बदनीयती है मखसूस नशिस्तों वाली, वो तो उसी वक्त हो गई थी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खवातीन की और मखसूस नशिस्तों का सारा लिस्ट जो है पीटीआई की उसको भी उठा के साइड पे रख दिया था और उनको पता था कि हमने ये काम नहीं करना। और ये पहले से ये भी टीवी टॉक शोज में आना शुरू हो गए थे कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत पहले से ये सारी चीजें डिस्कस होना शुरू हो गई थी और ये लोगों को बताया जा रहा था। तो अब ये सारी बातें जो हैं पहले से मौजूद थी, इसलिए ये कहना कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मसाइल हैं और वो अली जफ़र साहब बैरिस्टर अली जफ़र ने सही आर्गूमेंट नहीं किया, फलां ने गलत कर दिया, काजी अनवर साहब पे मलबा डालना, ये सारी बेकार बातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शरीफ लोगों की जमात है, वो पढ़े लिखे लोगों की जमात है। उनको नहीं पता था कि असम्बलियाँ अगर हम तोड़ेंगे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ेंगे तो ये 90 दिन से आगे चले जाएंगे। ये कहीं से भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ
کہ یہ بحث گئی ہو کہ نہیں جی 90 دن میں الیکشن نہیں کروانا، تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جب الیکشن نہیں کروایا 90 دن میں، اس وقت بھی پتا تھا کہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا، ڈیمولش کرنے کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اور اسی وقت یہ باتیں کہنا شروع کر دی گئی۔ پھر وہ غیر آئینی حکومتیں، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ گئے، اس کے باوجود 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے۔ پھر آ جاتے ہیں قومی اسمبلی، اور سندھ اسمبلی ٹوٹ گئی، قومی اسمبلی ٹوٹ گئی، اس کی مدت ختم ہو گئی، بلوچستان کی ٹوٹ گئی، کیونکہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان، پنجاب اور سرحد کا جی اگر ہم نے الیکشن کروا دیا تو باقی ملک کے صوبے کیا سوچیں گے، تو وہاں پہ تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم ملک میں ایک ساتھ الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ تو ایک ساتھ الیکشن کا جب موقع آیا تب بھی ایک ساتھ الیکشن نہیں کروائے گئے، کیونکہ یہ معاملات کو آگے سے آگے لے جانا چاہ رہے تھے، اور پہلے ان کا پلان تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم سزائیں دلوائیں گے، وہ سزائیں دلوا دی۔ جب تک سزائیں ہو، آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ آنن فانن 3 دن کے اندر اندر 3 مقدمات فائنل کیے گئے اور تینوں میں سزائیں سنوائی گئیں۔ وہ اس لیے سنوائی گئیں کہ الیکشن سے پہلے ہر صورت میں عمران خان صاحب کو الیکشن سے آؤٹ کرنا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو آؤٹ کیا گیا، عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا گیا سزائیں سنوا کے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو ویسے ہی ہروا دیا گیا فارم 47 کے مطابق۔ تو ان تینوں رہنماؤں کو ہر صورت میں اندر رکھنا ہی رکھنا تھا، الیکشن سے باہر رکھنا تھا، ان کو سسٹم میں نہیں آنے دینا تھا۔ یہ ساری باتیں پہلے سے طے شدہ تھیں، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو باتیں اب کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے تجزیہ کاروں کو یہ باتیں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ اب یہ سارے کا سارا ملبہ آپ اسی پہ ڈال دیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب آتے ہیں، وہ بھی اب بہت زیادہ مخلص بن رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے، تو اس سے بڑا منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارے اقدامات تو انہوں نے خود کیے، سہولت کاری بھی انہوں نے کی، اعلی کار بھی وہ بنے، اور پھر آگے جا کے ایک ایک قدم پر پی ٹی آئی کو انہوں نے یہ کام کیا، عمران خان صاحب کو کے ساتھ زیادتی کی، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ اس طریقے سے سارے کے سارے چوری کر دیے جائیں کہ 8 فروری اور 9 فروری کی درمیانی شب یہ تمام ٹی وی چینلز کو انکلوڈنگ جیو کی آپ نشریات اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے پاس بھی یہ سارے ریزلٹس پہنچ چکے تھے فارم 45 کے مطابق کہ پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں کلین سویپ کر گئی تھی، اور پنجاب میں بھی کلین سویپ تھا، خیبر پختونخوا میں کلین سویپ تھا، سندھ میں ان کی پہلے سے زیادہ نمبرز تھے، اور پھر رات 11 بجے کے بعد یہ ساری چیزیں تبدیل کر دی گئیں۔ اسی رات کو چیف الیکشن کمشنر صاحب کسی کو ملنے گئے، مل کر واپس آئے تو ریزلٹس کو روک دیا گیا، چیف سیکرٹری کو پھر فون کیا گیا، چیف سیکرٹری نے پھر آر اوز ڈی آر اوز کو اور پھر کمشنرز کے ذمے لگایا، اور کمشنر پنڈی کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ جناب سارا کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو، یہ غلط فیصلے نہیں ہوا، یہ کچھ بھی کر لیتے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی لیڈرشپ الٹا بھی لٹک جاتی تو بھی ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا، کیونکہ پہلے سے طے شدہ پلان تھا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ جو اب ان کو جس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، نگراں حکومت کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا، وہ سارا ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا یہ ہے صورتحال جناب، یہ پہلے سے پلان تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے اور سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے، اور وہ آنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کرنا تھا آپ لوگوں نے کر لیا، میں اپنی بات پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔